नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं सुबीर दास एंड गाइस, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल सोशल टॉक। और आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित एक नज़र परीक्षा पर। इस खास वीडियो पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे पेशे से बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, थिएटर एक्टर्स भी हैं एंड गवर्नमेंट टीचर मिस्टर मनोज कुमार राय। सो आइए दोस्तों, बात करते हैं मिस्टर मनोज कुमार राय जी से आज के हमारे टॉपिक पर, एक नज़र परीक्षा पर। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी पात्र उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों के बीच विचार विमर्श और जागरूकता फैला। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल सोशल टॉक पर। और ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड है जो हम आपके साथ शूट कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो है एक नज़र परीक्षा पर। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चों के लिए जो एक डर होता है, क्या ये डर होना उनके लिए स्वाभाविक है? धन्यवाद सुबीर जी। और सोशल टॉक का जो आप ये एक विषय लेके आए हैं, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। जो आपने प्रश्न किया है कि ये जो डर है, डर बच्चों में स्वाभाविक है। सिर्फ बच्चों में ही नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी प्रोफेशनल में क्यों ना हो, अगर जब वो उस काम को करने के लिए जब भी वो फर्स्ट टाइम जाता है, अटेम्प्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो नर्वस होता है, उस चीज़ के लिए वो नर्वस होता है। और वो बच्चों में एक जो डर है, वो डर स्वाभाविक है, क्योंकि अध्यापक जो है पहले से उनको प्रिपेयर करके रखते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, बेहतर परिणाम देना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे वो प्रेशर रहता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बच्चे जब नर्वस होते हैं तो डर प्रोड्यूस होता है और फियर से ही बच्चे फिर मार्क्स की ओर मूव करते हैं। तो यानी मार्क्स को गेट करने के लिए उनके अंदर नर्वस के साथ डर होना ज़रूरी है। आप कहना ये चाह रहे शायद डर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये है कि हमें ये होता है कि डर हम ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं डालते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं। डर एक्चुअली होना नहीं चाहिए। इसमें बच्चों में उनको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। कोई भी जो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर वो बच्चा तैयार रहेगा तो वो डरेगा नहीं। लेकिन क्या है, जो आधा 50% अगर कोई बच्चा तैयार करके रखा है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक दबाव रहेगा कि मेरे को नंबर लाने, अंक लाने ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बच्चा डरेगा ज़रूर। और वो डर कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदायक भी है। और एक डर ऐसा होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है कि डर कि मेरे को कम नंबर ना आए, तो वो डर की वजह से वो अत्यधिक मेहनत भी करता है। तो ये डर दोनों चीज़ें हैं। सो अगर डर को उसे हटाना है अपने जहन से, डर को हटा के उसे अच्छे मार्क्स लाने, उसे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म भी करना है, ताकि उसके पेरेंट्स एज वेल एज उसके जो टीचर्स हैं, जो उनके मेंटोर्स हैं, वो भी खुश रहे। तो क्या इसमें वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए उसे, या सेल्फ मोटिवेट करने के लिए उसे स्पिरिचुअल कोई चीज़ देखनी चाहिए? जैसे हम लोग वेदांत में हमारे मंत्र को हम जाप करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो क्या इसका सहारा लेना चाहिए बच्चों को? जी जी बिल्कुल। आपने एक सही, बहुत ही ये भी एक अच्छी चीज़ पूछा है कि डर को अगर जब ऐसे वक्त पे बच्चों को, खासकर जो पठन पाठन के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री, जो दिमाग जो है प्रेशर को हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कोई ऐसी चीज़ें देखिए। संगीत सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या कोई कॉमेडी, कोई सीरियल या कॉमेडी, कोई भी चुटकुला या कुछ हो, जिससे वो सुन के या उससे आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा। और एक साइंटिस्ट ने भी कहा, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि यदि आप जितना आप हंसोगे अगर, तो उससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और जो आपकी जो मेमोरी है, वो मेमोरी और शार्प होती है। और ये बच्चों के लिए बहुत हितकर भी है कि आपको डर भगाने के लिए, प्रेशर को भगाने के लिए, कहीं ना कहीं आप, चाहे वो वैदिक चीज़ें, कोई मंत्र हो या चुटकुला हो या कोई संगीत हो, आप उसका सहारा ले सकते हैं। यानी मोटिवेट के साथ वो बच्चा अगर लाफिंग करे, म्यूज़िक्स का सहारा ले, अगर वो अपने आप को डांस से वेल प्रिपेयर करे, तो इसका सीधा इफेक्ट उसके एग्ज़ाम्स में पड़ेगा। बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी वो गिव अप नहीं करेगा। मैंने कई बार देखा जो बच्चे मोस्टली लाफिंग करते हैं, कहता है कि लाफिंग करो, हंसो, एंजॉय करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ये जो मतलब थॉट्स है बच्चों में, जो होगा सो देखा जाएगा, क्या आप इसको पॉजिटिव सोचते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर? ये पॉजिटिव उनके लिए सही है जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। यदि बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है
जो होगा देखी जाएगी या जो होगा देख लेंगे, तो उनके लिए तो वही होगा जो जितनी उन्होंने तैयारी की है। लेकिन ये वर्ड उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जिन्होंने तैयारी कर रखी है शुरू से, जिन्होंने पूरे अपने जो भी टास्क है, जो भी विषय वस्तु है, उसको पूरा क्लियर कर रखा हो। उसके लिए ये चीज़ सही है कि हाँ ठीक है, देखेंगे, हमने तो तैयारी कर ली है, प्रश्न सिलेबस से बाहर का आना नहीं है, सिलेबस के अंदर से आएगा, फेस कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है उनके लिए पॉजिटिव रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्लास के जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो बड़ी अलग होती है। ये बिगनिंग फ्रॉम द सेशन वहाँ से एक अपना प्लान बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट डे तक वो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट में जाके बिगड़ जाते हैं, मतलब या डाउन हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी ऐसे कोलैप्स कर जाती है, वो अपने आप को डीमोटिवेट पाते हैं उस समय। तो आप वहाँ पर क्या मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं किस हिसाब से? जी, दरअसल कहीं बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस का भी ये कारण होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की मैंने तो पूरा सिलेबस कर लिया है, पूरा तैयार है, मैं तैयार हूँ। होता क्या है कि बच्चा जब जुलाई अगस्त में एडमिशन लेता है या पढ़ाई शुरू होती है, तो जुलाई से लेकर जब वो दिसंबर तक उसकी तैयारी पूरी हो जाती है, जनवरी फेब। तो जनवरी का जो महीना होता है, जो ये महीना होता है रिवीजन का महीना, और इस महीने में क्या होता है, रिवीजन जब बच्चा नहीं करता है तो वो सोचता है कि नहीं मैंने तो तैयारी कर रखी है, तो मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए घातक सिद्ध होता है। क्योंकि वो जो 30 दिन है या 40 दिन का जो समय होता है जब रिवीजन करना चाहिए, वो रिवीजन में जब वो समय नहीं देता है तो कहीं ना कहीं उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस उसके लिए नुकसानदायक होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट में धीरे धीरे खरगोश जो मैराथन जो की चाल धीरे धीरे चलते चलते अपना स्पीड जो है लास्ट में बढ़ाते हैं, वो लास्ट राउंड में अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो वो देखिए, वो खिलाड़ी, वो दौड़ने जो धावक है वो बहुत आगे निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी जब वो धीरे धीरे अपना स्टार्टिंग करता है, लास्ट में जब जनवरी और फेब में जब अपना स्पीड जब बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सिलेबस को देता है, तो क्या होता है कि उसका नंबरिंग और वो उसका परसेंटेज जो है काफ़ी हाईली आ जाता है। मतलब इंग्लिश में कहावत है कि आई एम रनिंग बट आई एम स्टिल रनिंग, यानी दौड़ रहा हूँ तो लेकिन दौड़ रहा कम से कम। बिल्कुल। जो खरगोश और कछुए की एक जो कहानी है, आपने बचपन में पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, कि कछुआ जो होता है वो दौड़ता जा रहा है, मतलब दौड़ता है, स्लोली दौड़ रहा है लेकिन बट वो दौड़ रहा है और लास्ट में विनर वही होता है। तो कहने का ये सीधा आप क्या डायरेक्शन है कि बच्चा जो होगा वो रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस बना के रखे। जी जी। बीच में अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसके लिए है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने देखा होगा 2014 के बाद जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने लगातार जो है परीक्षा पे चर्चा जो एक प्रोग्राम जो उनका है वो क्रिएट किया। उन्होंने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी क्रिएट किया, और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि टाइम मैनेजमेंट बच्चों के अंदर वो होना चाहिए। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, आइदर हम स्मार्ट वर्क करते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ द परफेक्ट वे टू गेट द परफॉर्मेंस। और इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया था अपनी माँ का, कि माँ जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा फिक्स होता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट को आप एग्ज़ाम से लेकर उनकी परफॉर्मेंस से लेकर कैसे रिलेट करते हैं? जी, पहले तो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा। टाइम मैनेजमेंट हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इवन देन देखिए, आप सिर्फ इंसानों में देखिए मत, आप प्रकृति को भी देखिए। प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी हैं, इनका भी अपना एक टाइम मैनेजमेंट है। हर चीज़ उनके प्रकृति से जुड़ा हुआ, उनका एक समय होता है, कब उठना है, कब चलना है, कब वापस आना है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी हमको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट की, मेरे को कितने बजे उठना है, कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे वापस आना है, कितने बजे मेरे को दूसरा काम भी करना है, खेलना भी है, थोड़ा सा सोशल वर्क भी करना है। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट ये बना के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे विद्यालय में क्या है, विद्यालय में एक पंचांग बना रहता है, पूरे वर्ष भर का पंचांग होता है। ठीक उसी प्रकार से आप पूरे दिन भर का देखिए, टाइम फर्स्ट पीरियड से लेकर 8th पीरियड तक उसमें टाइम मैनेजमेंट है कि कौन सा पीरियड कब होना चाहिए, मध्यांतर कब हो, भोजन मिड डे मील कब देना है,
कब उनको जो गेम्स करवाना है, एक मैनेजमेंट बना के रखा है। तो बच्चों के लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि अपना टाइम मैनेजमेंट अपना बना के रखें। और उसका पूरा जो ये है, ये सही बात है कि आप घर की महिलाओं से देखें कि वो किस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट के उसमें वो सक्षम है। उनका मैनेज मतलब एकदम फिक्स होता है। जो घर की हमारी जो महिलाएं होती हैं, हर चीज़ एकदम टाइम से आपको मिल जाएगा कि मम्मी खाना दे दो, खाना हाजिर, पापा खाना दे दो, खाना हाजिर। तो इसका इफ़ेक्ट है बच्चों पे, आप मानते हैं? जी जी, ये ज़रूरी है, ये इफ़ेक्ट पर है, ये एकदम सही बात है। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आप जो पॉडकास्ट वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं, आप जो उसका आंसर दे रहे हैं, तो आप ऑल अराउंड सभी चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब उसका नेचर भी आ जाए, बच्चों के परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ हो, आप वेदांत को भी इसमें इन्वॉल्व करें। मनोज जी, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आगामी बोर्ड्स हैं उनके लिए, जो CBSE बोर्ड्स है, जो उत्तराखंड बोर्ड्स है, UP है, जितने भी बोर्ड्स हैं वेरेवर जितने भी हैं, आप उनके लिए आपका मंत्र क्या होना चाहिए लास्ट में? मंत्र एक ही है बस। देखिए, डरिए मत, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एक गेम की तरह लीजिए। और गेम में क्या होता है कि हार जीत होता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो बच्चे तैयारी करके आते हैं उनको जो है जीत ही मिलती है। जीत का परसेंटेज क्या है कि हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या है, किस तरीके से है, चाहे वो परसेंटेज हाईली 90% है या आप नंबरों पे मत जाइए। आप जो भी पढ़ते हैं उसका आप उस पर नंबरों पर मत पढ़िए, सिर्फ उसको ज्ञान के लिए आप पढ़िए और उसको आत्ममंथन कीजिए। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए, उसको एग्ज़ाम मत सोचिए, वो ये सोचिए कि मैंने जो साल भर जो मैंने तैयारी की है वो मैं कितना जानता हूँ। और अगर आप बगैर डरे, बगैर प्रेशर के अगर आप जब भी आप जाओगे एग्ज़ाम देने, तो निसंदेह आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। बस एक ही मूल मंत्र है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप टच में रहोगे, अपने सिलेबस से टच में रहोगे, उतना ही आप अपने जो है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देते रहोगे। और अभी आपने एक वो कहा था कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। तो देखिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मैं दोनों में वो करूँगा कि देखिए, आप जब सफल होते हो तो वो आपके लिए स्मार्ट वर्क हो जाता है। जब आप तो उसके बाद हर कोई आपको जानने लगेगा। हाँ, कि आप सफल हो गए हो। आप सफल हो गए हो तो वो कहीं ना कहीं वो स्मार्ट है, तभी वो सफल हुआ है। लेकिन हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क तभी बनेगा जब आप हार्ड वर्क करोगे। नहीं, जब हार्ड वर्क करेंगे, कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होंगे, तो वहाँ से आपको लॉजिक मिलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे थी, तब आप उसे स्मार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वही है कि कम समय में आप कितनी जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, वो स्मार्ट वर्क हुआ। लेकिन आपके पास तो पूरे 1 साल का समय है। अगर कहा जाए कि 1 साल का समय है, तो आप स्मार्ट वर्क इसे नहीं कहेंगे कि आपने पूरे 12 महीने में आपने 6 महीने नहीं पढ़ाई की और आपने 12 महीने जो आपने यूट्यूब के चैनल से देख के आपने 3 महीने या 2 महीने की तैयारी की और करके अगर नंबर ला रहे हैं और आप ये सोचें कि वो मेरे लिए स्मार्ट वर्क है, तो मैं कहूँगा नहीं, वो स्मार्ट वर्क नहीं। लेकिन वो जो स्मार्ट वर्क है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि जो गैजेट्स है, गैजेट्स जो है बच्चों पे हावी है जी। बच्चे गैजेट्स पे हावी नहीं है। यानी अगर हमें कुछ देखना है कि जस्ट ओपन द यूट्यूब, कुछ कैलकुलेट करना है, सीधे कैलकुलेटर ओपन कर लिया, किसी से नोट्स मंगवानी है, व्हाट्सअप। तो क्या इन चीज़ों से परे होकर हमें काम करेंगे, तब जाके आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में आपने डिफरेंस देखेंगे आप? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हमेशा एक ही चीज़ पे अगर हम गैजेट पे रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, तो फिर मेन जो शिक्षक हैं उनकी क्या दरकार होगी। गैजेट कौन बना रहा है? शिक्षक ही बना रहा है। कोई इंसान ही बना रहा है, जो सीख रहा है वही बना रहा है ऑब्वियसली। तो आपके सामने गैजेट तो चलता फिरता गैजेट है ही। आपके टीचर जो शिक्षक है वो सबसे बेहतर गैजेट है और इनसे बेहतर गैजेट कोई मिलेगा नहीं। आजकल तो लोग ने गूगल को ही गुरु मान लिया कि जी फॉर गूगल, जी फॉर गुरु। ये सिर्फ कम समय के लिए कि अगर आप लाइव में अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये। हाँ, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन अगर आप लाइव अगर किसी टीचर के पास जाते हैं कि आपको उससे उतना बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा बनस्पत आपको इसमें गैजेट में। लेकिन गैजेट में क्या है कि मेरे को आपने 30 मिनट का आपने कोई एक क्लास लिया, 30 मिनट के आपने कोई किसी विषय का कोई टॉपिक लिया, टॉपिक लेके आपने
30 मिनट का आपने दिया। अब गैजेट में क्या है कि मेरे को 30 मिनट में पूरा नहीं देखना है, मेरे को वो वाला देखना जो मेरे को चाहिए, लास्ट के 30 सेकंड का देखना है, तो मैं वो बाकी का जो है मैं उसको डिलीट करके मैं आगे बढ़ के मैं वही गैजेट से वही देख लेता हूँ जो मेरे को चाहिए। तो ये क्या शॉर्टकट ट्रिम है। तो गैजेट पे इतना हावी नहीं होना चाहिए। आपका गैजेट जो चलता फिरता शिक्षक है, आप उनसे बेहतर जानकारी ले सकते हो। गैजेट तभी हो सकता है अगर शिक्षक नहीं है आपके आसपास, तभी आप गूगल या गैजेट जो भी है कहीं से भी आपको रिसोर्स अगर नहीं मिला तो आप उसी से आपकी जानकारी ले सकते हैं। मनोज जी, मैं आपसे एक और बात यहाँ जानना चाहूँगा कि जो एक्चुअल में देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम बात कर रहे थे, ये क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में कोई नोट सेंड कर दिया, कुछ क्वेश्चंस या उसके आंसर सेंड कर दिए, उसको पढ़ा, मेमोराइज किया, छोड़ दिया। जहाँ तक मुझे याद है कि हमें अपने जो याद आ रहा कि जो अध्यापक होते थे वो बोलते थे कि आप रीड करें और राइट भी मोर करें। जितना आप ज़्यादा राइट करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो बच्चों के लिए आज की डेट में मैंने ये देखा मोस्टली कि वो राइट कम करते हैं और रीड ज़्यादा करते हैं। बहुत ही अच्छा, यही जो चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मेरे को कितना आता है, महत्वपूर्ण ये बात नहीं है। मेरे को कितना ज्ञान है, मैंने सिलेबस कितना मैंने तैयारी कर रखा है, उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जो प्रश्न आया मैं कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका वहाँ पर जो आपकी कॉपी में राइट डाउन करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिख के आपको जवाब देना है, ना कि आपसे मौखिक आपसे पूछेंगे सवाल। तो क्या ये जो कला है, इसे भी कहेंगे कला, कि ये कला जो है लिखने की कला शैली, ये हर किसी में नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि सवाल ये नहीं कि आपको कितना आता है, सवाल ये कि आपको कितना लिखना आता है। जो आपने याद किया है उसको किस तरीके से रिकॉल करके आप कितने कम समय में कितने स्पीड से आप लिख सकते हैं। जो प्रश्न दिया है, जो पूछा गया है, उसका जवाब आप किस बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। आंसर भी जो राइट करेगा बच्चा जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास लिख दिया चीज़ों पर। कॉपी भरने से नंबर नहीं डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा है, उसके बेस पे उसका आंसर कैसा होना चाहिए। लिखने की शैली जो, अच्छा, लिखने की शैली, द वे ऑफ राइटिंग कि आपने जवाब जो लिखने की शैली है, आप जवाब वो लिखने की शैली इन द सेंस उत्तर देने की शैली। आपने जो प्रश्न पूछा गया है उसको आप कितने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपने समझा दिया है, वो ज़रूरी है। आपने पूरा 2 पेज लिख दिया एक प्रश्न में, लेकिन क्या है वो आपको मिलेगा नंबर, मान लीजिए 2 नंबर है, आपने 2 नंबर या 4 नंबर का है तो आपने पूरे 2 पेज में लिख दिया, तो उससे फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तो ये है कि उस आपने एक पेज में अगर सही सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने लिख दिया है, कम शब्दों में ज़्यादा समझा दिया, तो वो उसमें आपको नंबरिंग ज़्यादा मिलेगा। ये मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि लिखने की एक शैली होनी चाहिए। वे ऑफ राइटिंग जब तक नहीं होगा तो बच्चा अपना आंसर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चलिए, अब चलते चलते लास्ट में बस मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आने वाले अभी बच्चों के सामने, CBSE बोर्ड्स, जितने भी स्टेट्स है, स्टेट्स के बोर्ड्स, इन पर बच्चों के लिए आप 2 शब्द। जितने भी CBSE बोर्ड के हों या उत्तराखंड बोर्ड के हों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप डरिए मत, आप सिर्फ ये सोचिए कि एक खेल है और इसमें किस तरीके से आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और खुश रहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जितना खुश रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे, आपका पेपर उतना ही अच्छा रहेगा, आपका नंबर भी, आपके अंक भी उतने ज़्यादा से ज़्यादा भी आएंगे। सही आपने कहा कि खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे नंबर उतने अच्छे लेंगे। यानी माइंड पे और आपके मुस्कान पर जो हमेशा पॉजिटिव वे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मनोज कुमार राय जी। दोस्तों, ये पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ थे मनोज कुमार राय जी, और आज हमने बात की एक नज़र परीक्षा पर। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक और टॉपिक को लेकर हम आपके पॉडकास्ट वीडियो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।